तो बीबीसी के एक इंटरव्यू में बैठ के ए.आर. रहमान ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, जैसे कि छावा एक डिवाइसिव मूवी है, जबकि उन्होंने छावा में खुद अपनी मर्जी से म्यूजिक दिया है, और ये कि इंडिया में कम्युनल हेट के और कम्युनल पॉलिटिक्स के चलते उनकी रेलेवेंसी कम हो रही है। तो अब लोग कहना शुरू हो गए हैं कि भाई ए.आर. रहमान को हमने इतने साल प्यार दिया एंड ही इज एंटी नेशनल। तो इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई है शान प्राशर ने, आओ इसे देखेंगे। And might have been a communal thing also. Not in my face, but I've hear, like Chinese whispers. You've said you're very proud of the soundtrack of Chava, but it is a divisive film. It is divisive. I think it cashed on the divisiveness. फिल्म इंडस्ट्री में 33 साल लंबा करियर, काउंटलेस आइकॉनिक सॉन्ग्स अक्रॉस तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड हिंदी सिनेमा, 7 नेशनल अवार्ड्स, द हाईएस्ट फॉर एनी इंडियन म्यूजिशियन, 37 फिल्मफेयर अवार्ड्स, द हाईएस्ट फॉर एनी इंडियन म्यूजिशियन, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड काउंटलेस रीजनल ऑनर्स एंड अवार्ड्स। अगर प्यार, रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन को अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और ऑनर्स में तोला जाए तो ये इतना सारा प्यार दिया है ए.आर. रहमान को इंडिया ने। एंड व्हेन आई से इंडिया, आई मीन कि हर रिलीजन के बंदे ने जो इंडिया में रहता है उसने ए.आर. रहमान को इक्वल प्यार दिया। ब्रो, इवन 15 अगस्त 26 जनवरी पे चलने वाले इतने सारे गाने, वंदे मातरम वगैरह, वो सारे ए.आर. रहमान के ही चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ए.आर. रहमान से थीम ट्रैक बनवाया गया था। उसके बावजूद इनका ये मानना है कि इंडिया इनको सडनली हेट करने लग गया है। अगर आप मेरी तरह 1990s और 2000s में बड़े हुए हैं, then you would exactly know how important and what A.R. रहमान is to Indian music. इनका म्यूजिक हमारे सबकॉन्शियस में एम्बेडेड है। बॉम्बे, रंगीला, दिल से, ताल, पुकार, साथिया, लगान, स्वदेश, रॉकस्टार, तमाशा, गुरु, हाईवे, रंग दे बसंती, रांझना, दिल्ली 6, जाने तू या जाने ना। मैं थक जाऊंगा लेकिन जाने तू या जाने ना, दिल्ली 6 और गुरु, भाई क्या गाने थे। मतलब मूवी शायद तुम्हें इतने याद ना रहे जितने गाने याद रहेंगे। शायद ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। और ये तो सिर्फ रहमान के हिंदी फिल्मों के गाने हैं। इतना या फिर इससे कई ज्यादा अच्छा म्यूजिक और गाने ए.आर. रहमान ने ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में भी दिए हैं। माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, ये जो देश है तेरा, भारत हमको जान से प्यारा है, चले चलो, रंग दे बसंती और जय हो, ये ए.आर. रहमान के वो पेट्रियोटिक गाने हैं विच आर सिनोनिमस टू सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल प्राइड। इन गानों के बिना 26 जनवरी और 15 अगस्त की सेलिब्रेशन एग्जैक्टली गेट पे खड़े होकर लिटरली सारे ये गानों पे भाई डांस वांस होते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होते हैं हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे स्कूलों में, हर बार। तिरंगे को देखते हुए सुनोगे ना तो शरीर में गूज़बम्प और आंखों में आंसू आ जाएंगे। दिस इज हाउ क्लोजली वी हैव हेल्ड ए.आर. रहमान्स म्यूजिक टू आवर हार्ट्स। लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू में होस्टेड बाय एन एजेंडा बाउंड ब्रिटिश पाकिस्तानी होस्ट, ए.आर. रहमान ने कुछ ऐसी बातें बोली और कुछ ऐसी बातों में हाँ मिलाई जिनको सुनकर उनका हर फैन फ्यूरियसली डिसअपॉइंटेड है। एंड ऑफ कोर्स फिर क्या होना था, ये बात फटी और इस बात को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। बट सिंस द डेविल लाइज इन द डिटेल्स, इस पूरे के पूरे फियास्को को ध्यान से समझना होगा। कैसे इस ब्रिटिश पाकिस्तानी इंटरव्यूअर हरामखोर हारून राशिद ने थ्रू आउट द इंटरव्यू हिंदू मुसलमान करके रहमान को बेट किया। हरामखोर हारून राशिद की अपने सो कॉल्ड फिल्म रिव्यूज में एंटी इंडिया और हिंदू मुसलमान सेंटिमेंट पुश करने की हिस्ट्री क्या है? क्या ए.आर. रहमान के पास एज पर हिमसेल्फ इंडस्ट्री में चल रहे कम्युनल सेंटिमेंट की वजह से पिछले 8 सालों में काम की कमी रही है? क्या ए.आर. रहमान का पहले तो इस बात पे अग्री करना और फिर इसी बात पे डबल डाउन करना कि छावा एक डिवाइसिव फिल्म है, ये ठीक है? क्या ए.आर. रहमान की कॉम्पोजिशंस, उनका म्यूजिक पिछले 10 सालों में अपनी चमक खो चुका है? क्या ए.आर. रहमान रिजेंटफुल हो चुके हैं टुवर्ड्स द फैक्ट? ब्रो, आई एम नॉट इवन गोइंग टू लाई, एक टाइम बाद ना सब इररिलेवेंट होते हैं। मुझे नहीं पता तुम में से कितने को कॉमनवेल्थ का गाना याद है। उसके लिरिक्स इतने झलाऊ हैं, ऊपर से उसमें इतनी बार बीट चेंज होता है, कहीं रॉक चल रहा है, कहीं अचानक से उसमें क्लासिकल सितार आना शुरू हो जाता है। एंड आई गेट इट, उसमें कोशिश की गई है कि सारे कल्चर्स को एक साथ दिखाया जाए, सारे फ्लेवर्स को कवर किया जाए इंडियन कल्चर के। बट भाई वो गाना बिल्कुल अच्छा नहीं। उस टाइम पे लोगों ने लाइक कर लिया, बट अब मुझे लगता है क्योंकि लोग इवॉल्व कर रहे हैं विद व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे लाइक टू लिसन टू, आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंटरनेट की वजह से बाहर के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको बहुत ज्यादा लोग सुनने लग गए हैं यहाँ पे। तो अब वो सेम मेथड्स इनके काम नहीं कर रहे हैं और प्रॉब्लम बस यही है जिसको ये कहीं और ही ले गए। नए जनरेशन के कंपोजर्स और सिंगर्स उनकी जगह बड़ी तेजी से ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो अ लॉट ऑफ थॉट्स माइट जस्ट चेंज। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बात की जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल हुआ एंड दैट इज दिस स्टेटमेंट ऑफ ए.आर. रहमान। Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. People who are not creative have the power now to decide things. And might have been a communal thing also. Not in my face, but I've hear, like Chinese whispers that this happened and they booked you and the other company, the music company went and funded the movie and got their 5 composers. And I said, oh, that's great. Rest for me.
I can chill out with my family. तो बेसिकली इस स्टेटमेंट में ए आर रहमान ये बोलना चाह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में इनको इंडस्ट्री में कम काम मिला है, और ये शायद इनके हिसाब से इस कारण है, इसलिए है क्योंकि पिछले 8 सालों में इंडस्ट्री में कम्युनल सेंटिमेंट्स बढ़ गए। इन्होंने ब्लेटेंटली नहीं लेकिन सब्लिमिनली ये बात बोल दी कि ये मुसलमान हैं, इसीलिए इनको पिछले 8 सालों में कम्युनल डिवाइड। hold on just a second. A.R. Rahman, upcoming Ramayan. A.R. Rahman is composing the music for director Nitesh Tiwari's upcoming 2-part Ramayan film, with part 1 scheduled for Diwali 2026 release. I mean, अगर कम्युनल हेट है तो आपको रामायण जैसा प्रोजेक्ट क्यों दिया जाएगा कि आप इस मूवी के लिए गाना बनाओ? मेक्स नो सेंस टू मी। मुझे ऐसा लगता है ना कि लॉट ऑफ द टाइम्स जब कोई ऐसी बात कह देता है वो कहीं ना कहीं अपने मन की, इंसान की इनसिक्योरिटी होती है। मैंने एक चीज थ्रू आउट द बोर्ड नोटिस की है, चाहे वो जेंडर पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रिलीजन पॉलिटिक्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स हो, कि जो इंसान सबसे ज्यादा हेट के अगेंस्ट प्रचार कर रहा होता है कि भाई कम्युनल हेट बहुत है, इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लोगों के अगेंस्ट हेट बहुत है, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा इनसिक्योर और रिजेंटफुल इंसान खुद होता है। उसकी रियलिटी रिवॉल्व करती है अराउंड द नैरेटिव कि भाई सारी दुनिया मुझे हेट कर रही है, बिकॉज ऑफ विच वो इतना ज्यादा उस चीज के बारे में बोल रहा होता है। जस्ट माई ऑब्जर्वेशन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इंसान की अपनी इनसिक्योरिटी होती है। लाइक ही लिटरली सेड छावा एक डिवाइसिव मूवी है, बट ये देखो म्यूजिक रिलीज छावा का आया रे तूफान, इसमें ए आर रहमान का कॉमेंट है ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव, लेट द रोर्स बी लाउडर। और अब ये जाके कह रहे हैं छावा जो है वो एक डिवाइसिव मूवी है। YouTube इंडिया ने यहाँ पे लिखा हुआ है ए आर रहमान गूज़बम्प्स। मतलब आपको इतना प्यार मिल रहा है, इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो सब आपने साइड में रख के जाके ये बोल दिया कि भाई इस देश में कम्युनल हेट इतना बढ़ गया कि मैं इररिलेवेंट होना शुरू हो गया। आपने एक बार भी नहीं सोचा शायद लोगों का म्यूजिक टेस्ट चेंज हो रहा है? आप पूरी जिंदगी रेलेवेंट नहीं रह सकते। द फैक्ट कि आप पिछले 30-35 साल से रेलेवेंट हो और आपकी इतनी इज्जत है इंडस्ट्री में, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बढ़िया कमेंट भी दिखा कि छावा इज डिवाइसिव बिकॉज औरंगजेब वाज डिवाइसिव। अब जिसको ये नहीं पता उसके लिए मैं थोड़ा सा एक आपको हिस्ट्री लेसन देता हूं। जजिया टैक्स नाम की एक चीज हुआ करती थी औरंगजेब के टाइम में, जो कि औरंगजेब ने ही इंट्रोड्यूस की थी। जजिया वाज अ मैंडेटरी पर कैपिटा ईयरली टैक्स हिस्टोरिकली लेवीड बाय इस्लामिक रूलर्स ऑन non-Muslims permanent residents within their territory. It functioned as a protection fee securing the lives and property of non-Muslims, exempting them from military service and allowing them to practice their faith under Muslim rule. तो आप पहले एक कंट्री को इन्वेड करोगे और उस कंट्री में जिस रिलीजन को फॉलो किया जाता है उस रिलीजन को फॉलो करने पे टैक्स लगाओगे और ये कहोगे कि ये टैक्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी है, आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तो वो आपसे ले लिए जाएंगे। एंड ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स, ये कोई जनरल रूल नहीं था, ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो क्या पर्पस हो सकता है ऐसे टैक्स का, कभी तुमने सोचा है? औरंगजेब रीइम्पोज्ड द जिज़िया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स इन 1679 टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ, रिप्लेनिश द ट्रेजरी एंड assert his authority. As a discriminatory poll tax, it applied primarily to Hindus, forcing them to pay state protection and exemption from military service। कि अगर आप नहीं दोगे आपकी प्रॉपर्टी जाएगी, आपकी लाइफ खतरे में, आपको मिलिट्री सर्विस में पुश कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये सब नहीं चाहते और आप हिंदू रहना चाहते हो तो टैक्स पे करो। मुझे समझ ये नहीं आता है कि अगर मूवी में रियलिटी दिखाने से, हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत की औरंगजेब के टाइम की रियलिटी दिखाने से आपको आपत्ति और आप उसको डिवाइसिव कह रहे हो, तो सर क्लियरली आपने अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स बहुत बंक मारे हैं, मुझे लग रहा है। Now this coming from an extremely loved person like A.R. रहमान तो disappointing है ही, लेकिन let me burst this कम काम वाला baseless claim of his with hard numbers। साल 1992 से लेके साल 1999 के बीच A.R. रहमान ने करी 45 फिल्म्स। साल 2000 से साल 2009 के बीच करी इन्होंने 53 फिल्म्स। साल 2010 से लेके साल 2019 के बीच इन्होंने करी 48 फिल्म्स। तो पिछले 3 डेकेड्स में ऑन एन एवरेज इन्होंने हर डेकेड में 45 से लेके 55 फिल्में करी है। नाउ कट टू द प्रेजेंट डेकेड। साल 2020 से साल 2000
2026 तक, यानी कि अभी तक प्रेजेंट टाइम तक इन्होंने करी हैं 34 फिल्म्स। नाउ लिसन टू दिस, साल 2026 का अभी एक महीना भी नहीं लिख रहा, लेकिन इनकी 14 फिल्में ऑलरेडी लाइंड अप हैं इस साल के लिए। ये इनका टोटल नंबर ऑफ फिल्म्स लेके आता है एट 48 फिल्म्स इन द पास्ट 6 years अलोन। और अभी ये डेकेड खत्म होने में 4 साल बाकी हैं। दिस मींस दैट दिस डेकेड ऑफ हिज पर अब कुल्हाड़ी मार ली पैर पे। द नंबर्स डोंट लाई भाई। अब और क्या प्रूफ चाहिए कि भाई इंसान अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से अपने आप को सैबोटाज कर लेता है, अपने करियर को सैबोटाज कर लेता है ऐसी हरकत करके। आई गेट इट, वो कोई पॉलिटिकल डिबेट करने वाला इंसान नहीं है जिसको पता है भाई एग्जैक्टली कैसे डॉज करना है इन क्वेश्चंस को। बट ये क्वेश्चंस भाई और भी एक्टर्स हैं जिनको इस देश ने सालों साल प्यार दिया है, जिनसे ये बातें पूछी गई हैं। इसमें मैं बस शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लेता हूं, ऑल्दो इतने खान है इंडस्ट्री में कि अब उंगलियों पे गिनना मुश्किल है। शाहरुख खान से कुछ ऐसा ही सवाल पूछा गया था, तुम जवाब सुनो। In one of your interviews, Shahrukh, you said recently that religion is not a criteria, humanity is. You know, you feel you ever been discriminated against on the basis of religion ever? In spite of my religion, I've been accepted all over the world, especially in my country, which wrongly people feel is a. I think people seem to say that Islam is a minority. And शाहरुख खान ने मल्टीपल इंटरव्यूज में बैठ के बिल्कुल सेम बात कर रखी है। इनफैक्ट एक में साफ ये बोला था कि आज अगर मैं किंग खान हूं तो अपने इंडियन फैंस की वजह से हूं। तो ये बात मैं कैसे मान लूं कि ये देश जो है ये एक माइनॉरिटी को नफरत करता है। विक्टिम मेंटालिटी है आपकी, ये आपका ईगो है, आपकी इनसिक्योरिटी है जो आपको अलाउ नहीं कर रही है ट्रेंड्स को समझना, और इंस्टेड आप किसी और तरीके से उस बात को इंटरप्रेट कर रहे हो। लाइक लिटरली अगर तुम AR रहमान के गानों को जाके सुनोगे तो एवरी टाइम ही राइट्स अबाउट स्पिरिचुअल थीम्स, जैसे ख्वाजा मेरे ख्वाजा टाइप जितने भी गाने, या फिर एवरी टाइम ही राइट्स अबाउट रोमांटिक थीम्स जैसे दिल्ली 6 के गाने हो गए या गुरु के गाने हो गए, ए हैरते, तो वो बहुत बढ़िया चलते हैं और वो बहुत पसंद किए जाते हैं। बट एज सून एज वो कुछ मोटिवेशनल बनाने की कोशिश करते हैं, काम खराब हो जाता है। अब तुम रिसेंट ईयर्स में इस चीज को चाहे छावा में ही क्यों ना देख लो, और चाहे जो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के गाने की बात कर रहा था चाहे मैं उसकी बात क्यों ना कर लूं, मतलब एवरीवन हैज देयर ओन स्टाइल। और जब भी ये कुछ रॉक के साथ मोटिवेशनल कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो वो स्टाइल इन पे जचता नहीं है और उस तरह के गाने चलते नहीं है। will most likely be his best decade thus far in terms of work volume। और इतना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ काम इनको कंसिस्टेंट बेसिस पे भी तब मिल रहा है जबकि पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई भी यादगार गाना या एल्बम नहीं दी है। बिना गूगल करे पिछले 10 सालों में आए AR रहमान के कोई भी 5 ऐसे गाने बता दो जो आइकॉनिक स्टेटस के हैं। सैडली नहीं है। और अगर मुस्लिम होने की वजह से काम ना मिलने की बात करी जाए तो सोनू निगम एक हिंदू आर्टिस्ट हैं और साल 2026 में अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 गाने गाए हैं बॉर्डर 2 के। और अभी 2026 का पहला महीना खत्म भी नहीं हुआ और 5 प्रोजेक्ट्स AR रहमान अपने निपटा चुके हैं। सिंगर शान भी एक हिंदू आर्टिस्ट है और वो पिछले कई सालों से सर्वाइव पता कैसे कर रहे हैं, मल्टीपल रियलिटी शोज में जज बन के और छोटी मोटी रीजनल फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग कर। और अभी भी इंडस्ट्री में ऐसे यस्टर ईयर के बहुत सारे आइकॉनिक हिंदू सिंगर्स और आइकॉनिक हिंदू कंपोजर्स हैं जो AR रहमान के ही टाइम स्टैचर और लीग के हैं, लेकिन आज के टाइम पे उनके पास आधे से भी कम काम है AR रहमान। एग्जैक्टली, तो मिस्टर जस्ट लाइक आई सेड कि द फैक्ट कि आप इतने सालों से रेलेवेंट हो इज प्रूफ इटसेल्फ कि लोग आपको प्यार करते हैं और उनको आपके नाम से कुछ लेना देना नहीं है, आपके काम के लिए आपको प्यार दिया गया है इतने साल। बट भाई मुंह खोलना तो जरूरी है भाई BBC के इंटरव्यू में बैठ के। रहमान अगर फिल्म इंडस्ट्री हिंदुओं की तरफ बायस्ड है तो इन लेजेंडरी आइकॉनिक सिंगर्स और कंपोजर्स को काम क्यों नहीं मिल रहा, ये कहां है, आपके साथ क्यों नहीं खड़े इन टर्म्स ऑफ वर्क वॉल्यूम? जस्ट बिकॉज आप एक इंडिविजुअल होते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी उसकी आइडियोलॉजी और उसकी डूइंग्स को सपोर्ट नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, आपका राइट है ये। उसका ये मतलब नहीं बनता कि आप वर्च्यू सिग्नल करना शुरू कर देंगे कि इंडस्ट्री हिंदू मुसलमान के बेसिस पे डिवाइडेड है पिछले 8-10 साल से। और इसी बेवकूफाना और बेसलेस स्टेटमेंट के चलते आपको इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स लाइक शोभा डे, जावेद अख्तर साहब और साथ ही हरिहरन साहब ने भी कंडेम किया। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग और म्यूजिक कंपोजिशन में आज भी दर्जनों ऐसे हिंदू आर्टिस्ट हैं जिनको काम नहीं मिल रहा, वो भूखे मर रहे हैं। और आप पिछले 6 साल में नियरली 48 फिल्में करने के बाद ये कह रहे हैं कि आपको काम कम मिलता है बिकॉज यू आर मुस्लिम। और चलो एक बारी को मिस्टर रहमान की ये बात मान भी लेते हैं कि उनके पास पिछले 8 सालों में काम कम आया है, तो ये इसलिए भी तो हो सकता है ना कि पिछले कुछ सालों में लोगों का म्यूजिक कंजम्पशन पैटर्न बदल गया है। डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक से एक्सपोजर लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंडस्ट्री में अब यंग कंपोजर्स और यंग सिंगर्स आ गए हैं। शाश्वत सचदेव जिन्होंने धुरंधर का म्यूजिक एल्बम किया, ही इज इन हिज मिड 30s। अमित त्रिवेदी इज 46, अनिरुद्ध इज 35 एंड मिथुन इज 41। ये इंडस्ट्री का नया यंग क्रॉप है। सो हाउ हार्ड इज इट टू एक्सेप्ट दैट यंगर जनरेशन इज ईटिंग अप योर स्पेस इन द इंडस्ट्री? और ये नेचुरल प्रोग्रेशन ही तो है। जब 90s और 2000s में आप यंग थे, आपके बीट्स, आपकी कॉम्पोजिशंस, आपके गाने कनेक्ट करते थे यूथ से, तो आपने भी कहीं ना कहीं जगह ली होगी अपने सीनियर
इयर्स की। और यही नेचुरल वर्क स्पेस प्रोग्रेशन जब आपके साथ हो रही है तो आपने इसको कम्युनल बता दिया, हिंदू मुस्लिम डिवाइड बना दिया। यू आर वर्किंग ऑन रामायण, द बिगेस्ट इंडियन फिल्म। Exactly. सलमान खान और आमिर खान ने Exactly. लिटरली पिछले 3 डेकेड्स में लगातार कंसिस्टेंटली इंडस्ट्री पे राज किया है। यू नो अब कोई ये कह सकता है कि भाई शाहरुख खान सलमान खान को अब कम काम मिल रहा है या लोग उनकी इतनी मूवीज पसंद नहीं करते, ऑल्दो मूवीज अभी भी बहुत कम आ रही हैं, इनफैक्ट पहले से भी ज्यादा कम आ रही हैं। बट भाई रियलिटी ये भी है कि अब लोग अक चुके हैं इनको देख देख के स्क्रीन पे। इतने साल से आप ऑलरेडी इन लोगों को देख रहे हो, ये बूढ़े हो चुके हैं, देयर ओल्ड मैन राइट नाउ, और इनको कब तक आप मेन कैरेक्टर रोल्स में देख लोगे यंग लड़कियों के साथ रोमांस करते हुए? रियलिटी ये है। तो ऑब्वियसली भाई अब लोग नए चेहरे चाह रहे हैं, नया स्टाइल ऑफ डायरेक्शन चाह रहे हैं, नया स्टाइल ऑफ राइटिंग चाह रहे हैं। हो गया उनका भाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप मूवीज देख के, अब नहीं झिलती लोगों से। जावेद मोहम्मद रफी, इनके 50 साल पुराने गाने आज भी हर हिंदू गुनगुनाता है, भूल नहीं पाता और ये नहीं सोचता सुनने से पहले या गुनगुनाने से पहले कि ये तो एक मुसलमान ने गाया है। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, फातिमा सना शेख, तबू, हुमा कुरैशी और फराह खान। फिल्म इंडस्ट्री में Yes. मुस्लिम आर्टिस्ट की लिस्ट एंडलेस है और ये सारे सर्वाइव नहीं थ्राइव कर रहे हैं। इनको इक्वली प्यार मिला है हर हिंदू से इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। और अगर बात करी जाए प्रेजुडिस की, जो आपने बातों बातों में कह तो दी, तो मणिरत्नम साहब एक हिंदू ब्राह्मण है और उन्होंने आपको आपकी पहली ब्रेक दी। कंगना आपके पास अपनी फिल्म इमरजेंसी लेके आई और आपने उनसे मिलने के लिए भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगा, आप बीइंग अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट पढ़ सकते थे, डिस्कशंस करके फिर एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते थे। लेकिन अब पता क्या है, मैं अभी ये देखते देखते कमेंट पढ़ रहा था एंड इट प्रूव्स माय पॉइंट कि लोग ना अपने इनसिक्योरिटी के चलते इस तरीके की बातें करते हैं। ये देखो, A.R. रहमान एंड हिज फैमिली आर कम्युनल हिंदूफोब्स. Famous Tamil lyricist Parai Sudhan was discriminated by A.R. Rahman's family for being Hindu. Rahman was impressed by Parai Sudhan's work, so he invited him to his house. Parai Sudhan usually wears tilak every day. He went to Rahman's home. Rahman's mother saw Parai Sudhan wearing tilak and asked him to wipe it out before coming inside the house. हाँ भाई, कहाँ गया सेक्युलरिज्म और रिस्पेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई क्योंकि अब कम्युनिटी में कम हो गई है वो चीज, वो सेक्युलरिज्म का इमोशन, तो इसीलिए मुझे काम नहीं मिल रहा। कहाँ गया था आपके दिमाग में रिस्पेक्ट किसी और के रिलीजन का उस टाइम पे? Parai Sudhan was heartbroken seeing this bigotry and he didn't enter Rahman's house and went back. This happened in 2020. When I checked if this is true, तो हाँ भाई, it checks out. This actually happened. Insecure इंसान हमेशा यही सोचेगा कि the world is out to get him because मैं माइनॉरिटी हूं, बिकॉज मैं ये हूं, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरा रंग वैसा है। कोई ना कोई रीजन इनसिक्योर इंसान हमेशा ढूंढ लेता है। लेकिन आपने आउटराइटली उस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया, फिल्म पे काम करने से मना कर दिया बिकॉज यू थॉट दैट इट वाज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। कंगना की चाहे कितनी भी एक्सट्रीम राइट विंग लीनिंग हो, बट द फैक्ट रिमेन्स कि इमरजेंसी में कोई प्रोपेगेंडा नहीं था। फिर कुछ साल पहले एक लिरिसिस्ट आपको मिलने आते हैं और सिंस उनके माथे पर टीका होता है, आपकी मदर उनको घर के अंदर एंटर नहीं करने देती क्योंकि उनके माथे पे एक टीका है। एज अ फैन, एज अ पर्सन हु ग्रू अप ऑन योर म्यूजिक, ये सारी बातें करते हुए भी मुझे बहुत दुख हो रहा है। साल 2015 में सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप, मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, शान भाई ने सारा का सारा एमओ जो है वो तैयार कर रखा है रहमान जी के अगेंस्ट इस टाइम पे। जो बंबई बेस्ड है, नाम है उसका रजा एकेडमी, उन्होंने आपके नाम एक फतवा जारी कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपने एक ईरानियन फिल्म कॉल्ड माजिद माजिदी में काम किया था। आपने रॉकस्टार में कुन फाया गाया, तो क्या हिंदुओं ने उसको सेलिब्रेट किया या उस पर आउटरीच करी? आपने जोधा अकबर में ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिया, हिंदुओं ने उसको सुपर मैं आज भी जाके सुनता हूँ, पता है। आई लव दिस सीन ख्वाजा मेरे ख्वाजा जहाँ प्ले होता है मूवी में। I just love it. It's so peaceful. और अगर भाई एज ऑडियंस अगर हम ऐसे सोच रहे हैं, जब तक आपने ये बात खुद बोली नहीं थी बैठ के कहीं इंटरव्यू में जाके, तब तक हम ऐसा सोच भी नहीं रहे थे कि भाई ये गाना रामायण में A.R. रहमान को नहीं होना चाहिए। भाई रामायण में कोई A.R. त्रिपाठी नाम का इंसान है क्या है यार? क्या बोलते हैं भाई ये लोग? हिट बनाया या फिर उस पर आउटरीच करी? इस इंटरव्यू में मिस्टर रहमान खुद ये बात कहते हैं कि इन्होंने ख्वाजा मेरे ख्वाजा जो गाना है आशुतोष गुवारिकर को एक शर्त पे दिया था, और वो शर्त ये थी, इसी इंटरव्यू में ये बताते हैं, वो शर्त ये थी कि ये गाना अगर जाएगा तो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, साउंड टू साउंड ऐसा ही जाएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू टेक द सूफी फील आउट ऑफ इट। He goes listen to it and then he comes out. He holds my hands. I remember this one. Can you give the song to me? And I said, yeah, take it. But you can't change a word in it. Because whenever people in Hindi films use songs, they take the essence, the divine essence out, and they put ishq and maula on. It's like taking the soul out of something and then having just the dress. Which is absolutely fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर छावा के म्यूजिक में हिंदू अंडरटोन, I actually agree with it.
हिंदू स्पिरिचुअलिटी के अंडरटोन्स हैं, तो ये कहते हैं कि अंडरटोन्स हैं डिवाइसिवनेस की छावा में। मे बी शायद ये आपकी फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट है, स्टेमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि पिछले 8-10 सालों में आप वो आइकॉनिक गाने नहीं दे पाए हैं जिनके लिए आप जाने जाते हैं। आपकी रिसेंट कॉम्पोजिशंस अंडरवेलमिंग एट बेस्ट रही हैं, एंड यू आर नॉट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम एज रेलेवेंट एज यू यूज्ड टू बी। इसमें कम्युनल एंगल हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? फिर इंटरव्यू में आ गए हरामखोर हारून राशिद कॉल्स छावा a divisive film. You've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. And in response to this, without even thinking twice, without even flinching, and without even realizing the fact that he was an integral part of Chava's making, he agrees to what Haramkhor Haroon says. You know, the thing about Haramkhor Haroon is कि ये गंजा जो है ना, जो BBC के लिए इंटरव्यू ले रहा है इस टाइम पे, ये गे है। भाई मुझे ये बता दे कि इस्लाम में गे होना अलाउड है कि नहीं, मुझे बस ये बता दे, बाकी बात बाद में कर लेंगे। मतलब ठीक है, अंग्रेजों के जमीन पे बैठ के बकवास करना बहुत आसान होता है जब आपको रियलिटी से आमना सामना ना करना पड़े, बट रियलिटी क्या है इसकी बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद बाकी बातें कर लेंगे। इनकी बात कोई सीरियसली भी क्यों लेता है मुझे समझ नहीं आता। Yes. You know, I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. I think it cashed on divisiveness. हरामखोर हारून राशिद बेटेड A.R. रहमान एंड ही टुक इट। अब कोई रहमान साहब से ये पूछे कि फिर उन्होंने छावा करी क्यों अगर उनको ये फिल्म डिवाइसिव लगी, क्योंकि आपने इसी इंटरव्यू में खुद बोला है कि आप डिवाइसिव फिल्म से दूर रहते हैं। That's very true. And some movies are made with a bad intention. I try to avoid those movies. शायद छावा करते हुए आपको ये चीज लगी होगी कि शायद छावा के साथ मेरा कोई मेमोरेबल हिट सॉन्ग निकल आए इस डेकेड का, और मे बी इट वाज द फैट पे चेक दैट यू कुड अवॉइड। पहले ये बोलते हैं कि छावा डिवाइसिवनेस पे कैश करती है, फिर ये बोलते हैं हाँ छावा ब्रेवरी को सेलिब्रेट भी करती है। It cashed on divisiveness, but I think the core of it is to show the bravery. तो एक ही सेंटेंस में ये दोनों चीजें बैक टू बैक बोल के मन की बैलेंसिंग करी जा रही है। हरामखोर हारून राशिद की तो हिस्ट्री है ऑफ ब्रिंगिंग क्या डिवाइस। कहते हैं, थाल में पड़ा हुआ बैंगन कभी इधर कभी उधर। मतलब वंस अगेन कितनी आसानी से ये लोग हिस्ट्री को इग्नोर करके और उस मूवी में दिखाई गई चीजों को डिवाइसिव बोल रहे हैं। मतलब हिस्ट्री डिवाइसिव है इसका मतलब तो यही है, और अगर नहीं है तो हिस्ट्री को चैलेंज कर दो। Hindu Muslim sentiments and forced anti-India rhetoric in his reviews. Why would you want to create a work of art that does nothing but causes more division in a world already so divided? But Mr. Rahman, what part of Chava? भाई एक तो तू गए, ऊपर से तू पाकिस्तान के नाम, भाई ये आदमी फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है। इसको रियलिटी से, इसको इंडिया से या इंडियन मूवीज से या इंडियन प्रोपेगेंडा से आपत्ति नहीं है, इसको आपत्ति है रियलिटी से। ये फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहता है जहां पे रेनबोज बिखरे हुए हैं सारे में, जहां पे कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई खाने की लड़ाई नहीं कर रहा, पानी की लड़ाई, कोई रिसोर्स की लड़ाई नहीं है भाई दुनिया में। चिल भाई साहब, काश ऐसा होता, क्योंकि कौन ही मरना चाहता जाके लड़के। Made you think कि छावा हिंदू मुसलमान डिवाइसिवनेस पे कैश इन करती है? Was it because औरंगजेब was shown as and how he should have been shown? अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की औरंगजेब की करतूतों की एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बना के, एक रियल रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाई जा रही है, तो उसमें गलत क्या है? How is celebrating the bravery of Sambhaji Maharaj about cashing in on Hindu-Muslim divisiveness in the country? If Sambhaji Maharaj was a devoted Hindu, if historically it has been documented and well documented at that too, that अगर मैं तुम्हें कहूं कि जोधा अकबर में एक मुस्लिम राजा को बहुत बढ़िया लाइट में दिखाया गया कि भाई ये तो बहुत ही दयालु है और लोगों का ध्यान रखता है, भाई इससे फेयर राजा नहीं है, और फिर उसकी बहादुरी दिखाई गई है कि भाई कैसे कॉम्बैट कर रहा है, हाथियों के साथ वो कॉम्बैट ट्रेनिंग करता है, तो क्या मैं उस टाइम पे ये बोलना शुरू कर देता कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा है, भाई ये तो एक कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा बढ़िया दिखा रहे हैं, जबकि ये लोग इन्वेडर्स थे हमारे लैंड के। औरंगजेब कन्वर्ट कर रहा था फोर्सफुली हिंदुओं को, और ये दोनों हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड चीजें अगर फिल्म में दिखाई गई हैं, देन हाउ डज दिस फिल्म बिकम्स और कैशेस इन ऑन हिंदू मुस्लिम डिवाइड इन द कंट्री? एंड एज फार एज यू से दैट यू स्टे अवे फ्रॉम डिवाइसिव फिल्म्स, क्या जोधा अकबर हिस्टोरिकली एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट नहीं थी? वाज दैट ब्रो, लाइक आई सेड, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, ही इज गोइंग टू कवर इट ऑल भाई। लाइक जोधा अकबर में क्या रोमांस, क्या बकवास दिखा रखी थी भाई। ऐसा दयालु बंदा भाई वो मारने से ही मना कर दे रहा है सामने वाले को कि नहीं नहीं मुझे इसका गला नहीं काटना, वॉर जीतने के बाद मैं बड़ा शांतिपूर्वक रहना। लेकिन फिर भी हिंदू ऑडियंसेस ने उस फिल्म को चाहा, हिट कराया। देन मिस्टर रहमान इन द इंटरव्यू डबल्स डाउन ऑन दिस एंड सेज दिस, I have great respect for people. People are not that foolish to get
influence. जोधा अकबर से मुझे अभी याद आया, क्योंकि रहमान जी की वो तिलक हटाने वाली स्टोरी से मुझे कुछ कनेक्ट याद आया जोधा अकबर में, कि जोधा अकबर में दिखाया गया था कि भाई जोधा जो है वो इस कंडीशन पे आई है कि उनका जो जगह होगी, उनका जो रूम होगा उनके महल में, उसमें एक मंदिर उनके लिए कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जहां वो बैठ के पूजा कर पाए, जिसमें वो पूरा गाना आया था मनमोहना। और भाई कट टू रियलिटी, रहमान जी कह रहे हैं जरा ये भाई साहब ये तिलक हटाओ, नॉट अलाउड इन माई हाउस। By false information. ये फॉल्स इंटरप्रिटेशन जो वर्ड इन्होंने यूज किया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ छावा स्टोरी, ये क्यों है, क्या मतलब है इसका यूज करने का? एक लेमैन को क्या समझ आएगा जब वो ये सुनेगा? यही समझ आएगा दैट मिस्टर रहमान इन हिज ओन माइंड इज कन्विंस्ड एंड स्ट्रांगली थिंक्स कि छावा में औरंगजेब की एट्रोसिटीज जो दिखाई हैं उसकी इंटरप्रिटेशन गलत है, वो मिस इंटरप्रेटेड है। अब ये सुनो कि हरामखोर हारून रशीद क्या कहता है और हाँ में हाँ कैसे भरते हैं मिस्टर रहमान। You know, my problem with a film like that is that when every time a negative act is taking place on screen and the character is chanting Subhanallah, Mashallah, Alhamdulillah. That's such a cliche, no? Again, how is the use of Mashallah and Subhanallah cliche? अगर फिल्म में औरंगजेब का जनरल उसको आके ये बोलता है कि हमने दुश्मन के इतने सिपाही मार दिए, दुश्मन की इतनी जमीन पे हमने कब्जा कर लिया, हम जंग जीतने के, किला फतेह करने के बहुत नजदीक हैं, तो ये सारी बातें सुन के औरंगजेब क्या बोलेगा? वाओ, ऑसम, वंडरफुल, दैट्स सो कूल मैन, ये बोलेगा। ये मोमेंट्स ऑफ एपिफनी होती हैं, वो अपनी अचीवमेंट्स के लिए अल्लाह को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए। भाई एक बात बताओ, उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो कल्चर है, उसकी बातों में उसी की रेफरेंसेस झलकेंगी ना। हाउ इज दैट क्लीशे? आज तक भी लोग ऐसे ही बात करते हैं भाई, जो वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। आज तक भी तुम वीडियोस उठा के देख लो अरबिक लोगों की, क्या बात करते हैं भाई ये लोग। ये बोलता है माशा अल्लाह एंड सुभान अल्लाह। एक हिंदू कैरेक्टर अपना ग्रेटिट्यूड अपनी अचीवमेंट्स के लिए एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोलेगा? भगवान की कृपा रही, भगवान का आशीर्वाद रहा, जय श्री राम या फिर जय शिव शंभू। तो क्या ये क्लीशेड हुआ? मैं इस बात पे 100% अग्री करता हूँ कि बॉलीवुड खाली इस्लाम को ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर रिलीजन को इंक्लूडिंग हिंदुइज्म बहुत सारी फिल्मों में क्लीशेड तरीके से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हर रिप्रेजेंटेशन में कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, जो हरामखोर हारून रशीद ने यहाँ से डेलिबरेटली निकाल दिया। फिर जानबूझकर हरामखोर हारून रशीद इंटरव्यू में किसको ले आता है? आतिफ असलम। I mentioned Atif. You haven't actually recorded any work with. And Mr. Rahman here takes the bait again and praises Atif Aslam. No, we met at the Firdaus studio because the Firdaus studio was made for collaborations like this, which are unlikely. I love his voice. He's such a great spiritual voice. Now again, there is nothing wrong with praising an artist. लेकिन आतिफ असलम ने 7/2019 में citing the abrogation of Article 370 in Kashmir बोला था कि वो कश्मीरियों पे हो रही टिरनी को कंडेम करता है। Now Mr. रहमान, you are पद्मश्री and पद्म भूषण अवॉर्डी। आप एक नेशनल जेम हो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान का प्राइड हो। So should you be praising a man who comes from a country that harbors terrorists? और उसके साथ ही ये बंदे ने आपकी कंट्री के अगेंस्ट ओपनली बोला भी है। Is this Bro, why all? I'm telling you भाई he is going to lose projects. A.R. रहमान is going to now lose projects और देशभक्ति ऊपर आएगी इनके कुछ टाइम में अचानक से, बिकॉज कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था। इन्होंने खुद ही ये जिस डाल पे बैठे थे ना, उस पे आरी फेर दी इन्होंने। Logic not irresponsible coming from you. After this, then again, while saying this, शायद ये बोलने में इनकी intentions गलत नहीं थी, but लेकिन इन्होंने अपने words surely बहुत ही गलत तरह से choose करे। I said, okay, let me learn Hindi. I'll go one step further. Let me learn Urdu. Because which is the mother of, Hindi music in 60s, 70s, I would say. What? एक second. No, Urdu is not the mother of Hindi. Both Urdu and Hindi are sister languages that evolved from a common ancestor, Hindustani or Khari Boli, a dialect of the Delhi region. They share the same spoken base but differ in script and vocabulary. Urdu is Persianized, Arabicized, while modern standard Hindi is Sanskritized. Sanskritized पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं वर्ड, बट एटलीस्ट डू अ गूगल सर्च, इससे पहले आप कहीं बैठ के ऐसी फालतू की बातें कर देते हो। ऑफ हिंदी म्यूजिक आज से नहीं पिछले 4-5 डेकेड से है, दैट्स अनडिनाइबल। लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब ने खुद डिक्शन क्लासेस ली थी उर्दू की, सो दैट दे कैन यूज उर्दू मोर ऑफन इन देयर म्यूजिक एंड देयर सॉन्ग्स। ये एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलिंग उर्दू द मदर ऑफ हिंदी म्यूजिक इज फार फ्रॉम द ट्रूथ, क्योंकि संगीत के डायरेक्ट रूट्स ट्रेस करे जा सकते हैं सामवेद में, और म्यूजिक तो हराम है। Yes, exactly. मैं यही बोलने वाला था भाई, इस्लाम में तो म्यूजिक हराम है, और ये बात तला अंजुम के गानों में, रैप्स में तुम्हें सुनने को मिलेगी। उसने लिरिक्स डाल रखे हैं बकायदा अपने कुछ गानों में।
इस्लाम में, तो उर्दू हिंदी म्यूजिक की माँ कैसे हो गई? नाउ वीडियो की शुरुआत में मैंने इस चीज पे टच अपॉन किया था कि कैसे इस इंटरव्यू के इंटरव्यूअर यानी कि हरामखोर हारून राशिद ने थ्रू आउट द इंटरव्यू कंसिस्टेंटली, नोइंगली एंड डेलिबरेटली मिस्टर रहमान को बेट किया इनटू सेइंग थिंग्स दैट विल स्टार्ट अ फियास्को। उसके एग्जांपल्स दिखाता हूं। फॉर नो रीजन एट ऑल ये बोलता है कि सिंस आप मुसलमान हैं, ही वांटेड टू से कि बहुत सारे हिंदू ये चाहते होंगे कि सिंस आप मुसलमान हैं, आप रामायण जैसी फिल्म में म्यूजिक ना दें, लेकिन ये हिंदू बोल नहीं पाया। For example, you're doing the soundtrack to the Ramayana now. Yeah. You're a man with a very Muslim name. I wonder if that in any way even comprehends in your mind that there are people out there who probably don't want you involved with something like that. I mean, all of us, every Indian, regardless of their religion, excited था जब ये announcement हुई थी कि रामायण का म्यूजिक हैंस जिमर के साथ मिस्टर ए आर रहमान दे रहे हैं। और थैंकफुली मिस्टर ए आर रहमान ये बेट नहीं लेते और को शट डाउन कर देते। I grew up, I studied in a Brahmin school, and then every year there was Ramayana and Mahabharata. So I know the story. He realized this too late भाई। ये like ये बंदा कुछ भसड़े कर रहा है भाई इस टाइम पे, but it was too late भाई। He has already said things जो अब वापस नहीं आ सकती। Damage हो गया at this point। People may argue, but I value all that good things. Good things for anything which you have to learn from. The Prophet has said, if there's anything good, so even in China, I don't know what the hadith means, but knowledge is something very valuable. You can learn from everything, from everyday life, from a beggar to a king. फिर ये बोलता है कि म्यूजिक बियॉन्ड बॉर्डर्स होना चाहिए। ये कोशिश थी इस सवाल के पीछे इसकी कि मिस्टर ए आर रहमान कुछ ना कुछ करके करंट सरकार को गाली बके और साथ ही इसकी हाँ में हाँ मिला दे, ये भूलते हुए कि पाकिस्तान ओपनली टेररिस्ट। भाई बीबीसी भाई, ऑब्वियसली बीबीसी को करंट सरकार से प्रॉब्लम है, और वो क्यों है इसके बारे में तुम जाके पढ़ लेना। इनकी हिस्ट्री है 2002 की। को हार्बर करता है। It's a shame, right? Because music and art is supposed to be one of the few things in life that is borderless. लेकिन यहाँ भी मिस्टर रहमान ने थैंकफुली सो इस की बेट नहीं ली। Anyway, let's talk about it later. फिर ये अपने आप ही बोलता है कि बॉलीवुड में तमिल सिनेमा के लिए हिट है। I can see today there's still so much discrimination that exists against the Tamil community within Bollywood as well. ये फिल्म रिव्यूअर है, does he not have the slightest idea or is he deliberately ignoring the fact कि तमिल पैन इंडियन फिल्म्स हिंदी बेल्ट में कितना पैसा कमाती हैं और अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स कितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं तमिल पैन इंडियन फिल्म्स के। एंड येट अगेन इस चूतिया को ए आर रहमान एक बार फिर से सही जवाब देते हैं। Maybe I didn't get to know all this stuff. Maybe God concealed all this stuff. But for me, I never felt any of those. फिर इंडिया के लैंडस्केप को ये हरामखोर हारून राशिद डिवाइसिव बताता है। But you're working in a landscape which is becoming increasingly divisive by the day. And that's the truth. अब एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फिल्म रिव्यूअर जिसको उरी छावा और धुरंधर जैसी फिल्में डिवाइसिव लगती हैं, वो हमारे को हमारे देश के बारे में बताएगा जबकि खुद का देश भूखा नंगा मर रहा है। एंड नॉट ओनली इन दिस इंटरव्यू, ये बहुत एक्चुअली ये कहने वाला था कि भाई पाकिस्तान का अपना पॉलिटिकल सिचुएशन इतना खराब है कि ही शुड वरी मोर अबाउट दैट कंट्री इंस्टेड ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। वी गुड भाई, वी गुड, तुम्हारा पानी बंद है। often spew करता है discreet और subtle hate against Indian patriotic films and Indians in general। सोशल मीडिया पे random Indian hate memes होते हैं ना, मैंने बड़ी बार देखा है कि उनको लाइक करता है अपने अकाउंट से। And he thinks by doing this he is expressing his unconditional love to his country पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे irony देखो, funny चीज देखो, ये है that हारून राशिद is openly gay in the UK और यही अगर ये पाकिस्तान में होता तो एग्जीक्यूट कर दिया जाता। But let's just be very honest here। Bro said it, मुझे नहीं लगा था he will say it, but भाई that's the reality। मैं कह रहा हूं ना भाई, ये गंजा गे है भाई, इसको ये बात समझ भी नहीं आ रही है कि पाकिस्तान में इसको कितनी बार छत से फेंकते इस काम के लिए। और ये रियलिटी है भाई, इनके एग्जीक्यूशन के मेथड्स भी बहुत ब्रूटल होते हैं। बट नहीं भाई, हम फुल रियलिटी इग्नोर करके फैंटेसी वर्ल्ड में जिएंगे। इट्स लाइक चिकन डिफेंडिंग KFC एट दिस पॉइंट भाई। हरामखोर हारून राशिद चाहे कुछ भी बोले, एज इंडियंस वी डोंट गिव अ फ्लाइंग, लेकिन वो फैक्ट जिसने हर ए आर रहमान फैन को डिसअपॉइंट किया वो ये है कि जो बातें मिस्टर रहमान ने एक प्रेजुडिस्ड और एजेंडा बाउंड ब्रिटिश पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सामने बोली, एंड दैट टू ऑन अ चैनल दैट इज नोन फॉर पेल्टिंग एंटी इंडिया एजेंडास, वो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी एंड ही शुड हैव रियलाइज्ड हिज रिस्पांसिबिलिटी। यही एग्जैक्ट चीज बीबीसी और हरामखोर हारून राशिद चाहते थे और वही उनको मिल गया। नाउ दे ऑफिशियली हैव मोर आर्सेनल इन देयर इंडिया हेटिंग टैक्टिक्स। मिस्टर रहमान, आप एक 60 साल के ग्रोन आदमी हैं, आपको पिछले 30 सालों से कल पता है, अगर वो फिर से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ना ऐसी कि भाई इंडिया का ये हाल है और वो हाल है, तो वो ए आर रहमान की इन स्टेटमेंट्स को उसमें इंटीग्रेट करेंगे अपनी बात को प्रूव करने के लिए, एंड ही कैन डू नथिंग अबाउट इट क्योंकि ही एक्चुअली सेड इट ऑन रिकॉर्ड। तो हो गया अब जो डैमेज होना था।
लव मिला है पूरे के पूरे देश से। आपको 2 बार सोचना चाहिए था ये सब बोलने से पहले और हारून राशिद की हाँ में हाँ मिलाने से पहले। अब इसी के चलते क्या होगा, रेडिकल राइट विंग हार्डलाइनर्स को एक होता क्या ना, जैसे हम अभी परेशान है ना कि भाई जिस आदमी ने इतने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे, जिसको इतना प्यार दिया, जो इतना रेनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर है, वो बंदे ने ऐसी बात बोल दी। सेम वेज पूरे नैरेटिव को फ्लिप करके ऐसा दिखाया जा सकता है कि भाई जिस इंसान ने इतना कुछ इंडिया के लिए किया, जो इतने पेट्रियोटिक गाने लिखता है और इंडिया उससे खुद इतना प्यार करता है, उस तक ने इंडिया के बारे में ऐसी बात बोली है। अब क्या करोगे? अब लोग जो बाहर देख रहे हैं ना, वो उस बात को क्रेडिबल मानेंगे क्योंकि ऐसे इंसान ने ये बात बोल दिया। इट्स दैट सीरियस। मिल जाएगा लेबल करने के लिए मिस्टर रहमान को एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू, और इसी बेसिस पे काउंटलेस रील्स बन भी रही हैं सोशल मीडिया पे एज वी स्पीक। और लाजमी सी बात है, जब इतना बवाल हुआ है इनके कम्युनल स्टेटमेंट में, तो इनकी हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्जन को भी ड्रैग किया जाएगा और वो करा जा रहा है। अगर आप हरामखोर हारून राशिद के क्वेश्चन सुनोगे ध्यान से इंटरव्यू में, देन यू वुड रियलाइज कि उसने ये सारे क्वेश्चन पूछे इसीलिए ताकि इंडिया में, इंडियन डायस्पोरा में हिंदू मुस्लिम की बात शुरू हो जाए। और एग्जैक्टली ही गॉट व्हाट ही वांटेड। बीबीसी साउथ एशिया के चैनल और हारून राशिद के फिल्म रिव्यूज को कुत्ता नहीं पूछता, और ये टूची हरकतें करके, ये टटपूंजी सवाल पूछ के इसको रेलेवेंस मिल गई। He won and Mr. A.R. Rahman and his fans lost. At the end of this video, all I can say I don't understand. रहमान जी को बैठने की जरूरत क्या थी भाई बीबीसी के इंटरव्यू में जाके? I don't know when all of these insecure people will understand कि India as a country does not hate minorities. इंडिया के जो लोग हैं वो बस उन लोगों को नफरत करते हैं जो इंडिया के लिए लॉयल नहीं है। The ones who speak against the country which has fed them for years and years. The ones who are two-faced snakes, disloyal to their own land. अगर आप उन लोगों में से नहीं हो, आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। No insults are directed towards you, your religion, or at the fact that you belong to any other minority. But नहीं, ये सोचने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है जो ज्यादातर लोगों में नहीं होता, जो इस तरीके के इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। और अगर हेट एग्जिस्ट करती है तो भाई क्यों जाकिर खान जैसे कॉमेडियंस को इतना प्यार मिलता है? क्यों एमीवे जैसे रीसेंट आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं तो एमीवे जैसे लड़कों को हिंदू लड़के लड़कियां भी सुनते हैं? मैंने सुना हुआ है भाई इतने टाइम तक। क्यों आतिफ असलम पाकिस्तान से आते हैं उनको प्यार मिलता है? क्यों इतने सारे खान्स हैं वंस अगेन बॉलीवुड में? क्यों फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, इन सब लोगों को इतने साल प्यार मिला है? इंडिया में तो हेट है ना भाई माइनॉरिटीज के लिए, तो ये माइनॉरिटीज इन जगहों में डोमिनेट कैसे कर रहे हैं, मुझे बात समझ नहीं आई। सो या लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। क्या तुम्हें लगता है A.R. रहमान एंटी नेशनल है? बिकॉज मुझे नहीं लगता भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक ना जो सेक्युलरिज्म वाले थीम्स थे इनके लिए वर्क कर रहे थे, और आज सडनली इनके लिए वो सेम चीज वर्क करना बंद हो गई है जिसके साथ ये इतने सालों से कंफर्टेबल थे। तो अब इनको खुद ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इट्स जस्ट इज इनसिक्योरिटी। That's what my take is. But yep, I hope you enjoyed the video and I will see you brothers in the next one. Peace.